हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम में सबसे पहले ये बोलिए, सज्जाद नोमानी साहब का बयान आता है, काफ़ी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन आप प्रवक्ता हैं, आपके ज़बानी एक एक लफ्ज़ जो लिख लेंगे वो तस्दीक शुदा माने जाएगा। आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? कबूल करते हैं कि नाराज़गी का इज़हार करते हैं? देखिए, हर किसी शख्स को जमहूरी मुल्क के अंदर अपने ख्याल, अपनी राय देने का पूरा हक़ और पूरा इख्तियार है जी। हमारे उलमाए दीन और आलिम दीन और जो दीन को जानने वाले, तो ये इख्तियार उनको क्यों नहीं रहेगा? और बात दरअसल ऐसी है कि देखिए, ये है सियासी मसला जी, और आप अगर किसी के सियासत के बारे में अगर आप राय क़ायम कर रहे हैं तो उनकी ज़मीनी हकीकत भी जान लेना चाहिए। और ज़मीनी हकीकत ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ 10 सालों से काम कर रही है जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे दमखम के साथ में यहाँ काम कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से MP जीता के लाई जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से MLA जीता के लाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 26 कारपोरेटर जीता के लाए जी। तो ये मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद के दमखम पे हुआ है जी। अब ठीक है, राय देने वालों की काम है राय देना, और जिनको ज़मीनी हकीकत मालूम है, जो ज़मीन सच्चाई को जानते हैं, उनका काम है वो काम करना जी। तो देखिए, राय देने वालों को सियासी राय है, ये ज़रूर नहीं है आपके पर फ़र्ज़ है या वाजिब है। साहब, उलमा तो अंबिया के वारिस होते हैं ना, किसने इनकार किया इस बात से? नहीं तो आप बड़े के फ़र्ज़ है क्या? अगर आप कोई राय दे रहे हो तो फ़र्ज़ हो गया क्या मेरे ऊपर? ठीक है, आपको इख्तियार है राय देने का, आपने राय दे दी है बड़े अदब के साथ। मैं चाहूँ तो इसका इनकार कर सकता हूँ जी। ये इख्तियार है बिल्कुल जमहूरियत के अंदर दिया हुआ। यही हमारा कहना है कि इससे पहले भी जी आज जो, और देखिए अभी राय देने की जो है ना एक होड़ और एक कंपटीशन चालू है जी। अभी जैसा आपने कहा उनकी राय आ गई, उसके बाद में कुछ और लोगों की राय आ गई जी। कल भी कुछ और लोगों की राय आ गई जी। तो देखिए, उलमाए दीन जी और मुफ्तियान, आलिम दीन, इनका बराबर एहतराम है और लोग इनका एहतराम करते हैं। क्यों? तो वो दीन की राह रास्त बताते हैं जी। लोगों को दीन की तरफ राग़िब करके लेके आते हैं, लोगों को दीन बताते हैं। और ये काम अगर कल चलते रहा और सब कुछ रहा तो बहुत अमन अमान हो जाएगा। लेकिन देखिए, अफरा तफरी का माहौल है और ऐसे हालत में देखो, इस वक्त कौम और मिल्लत काबिल रहम दौर से गुजर रही जी। खुदा इसके ऊपर रहम करने की ज़रूरत है। और हमको इस वक्त ज़रूरत सबसे पहले सियासी क़ुव्वत ताकत की। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने बहुत बेहतरीन बात रखी थी जी। आपने इंडिया अलायंस को कहा था कि 288 के जो असेंबली के इलेक्शन महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं जी 25 से 30 उम्मीदवारों को आपने टिकट देना, आपकी डिमांड थी जी। और उनको जिता के लेके आना जी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ कि हमारे इतने बड़े आलिम दीन जी। हमारे इतने बड़े दीन की शख्सियत जी। इंडिया अलायंस के लोगों ने इनकी बात को ज़रा सा भी खातिर में नहीं लाया जी। जहाँ आपने 25 से 30 उम्मीदवारों की बात की थी, इन्होंने सिर्फ 5 से 6 दिए और वो भी ऐसे जगह दिए जो औंधे मुँह गिर जाएंगी जी। तो फिर उसके बाद में हमको हाउस के अंदर हमारी आवाज़ों को भेजना बहुत ज़रूरी है जी। देखिए, जो हमारे वोट के मुतमन्नी है, जो हमारे वोट के तलबगार है जी। यानी कि इंडिया अलायंस, जी 14% महाराष्ट्र के मुसलमानों के वोट तो उनको होना, जी। हम वोट तो उनकी झोली में डाल दे रहे हैं, जी। लेकिन हमारी हिस्सेदारी क्या है उसके अंदर? हिस्सेदारी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ कहते कि कम से कम उन्होंने सज्जाद नोमानी साहब की बात को मानना चाहिए था। इंडिया अलायंस के लोगों ने नहीं माने उन्होंने, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 उम्मीदवार खड़े करिए। खुदारा 16 के 16 उम्मीदवारों को जिताओ, इंशाअल्लाह हाउस में यही आपके दिलों की तर्जुमानी करेंगे और फ़िरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन साहब, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो सज्जाद नोमानी साहब के जो फॉलोवर्स है या उनकी तरफ से बयानात भी आ रहे हैं कि मौलाना साहब की दूरअंदेशी है और महाराष्ट्र में फ़िरका परस्त पार्टियों को रोकने के लिए उन्होंने एक बड़ा दिल कर ऐसे हालात में भी जो है तो एक बड़ा, एक क्या बोलेंगे, सख्त यानी पशुपाशी में फैसला लिया है, एक कश्मकश वाला फैसला लिया है। देखिए, ये इनका फैसला दूरअंदेशी में अपनी ऐसा कहा जाए, इसको फैसला नहीं कहेंगे आप, फैसला नहीं होता है, ये राय है। राय, ये राय दी गई है उनकी, ज़रूरी नहीं है। और देखिए, जो उनकी यहाँ की साहब उन्होंने डिक्लेयर करे, वो राय कैसे हो सकती है? ये फैसला कैसा हो सकता है? राय है उनकी नज़र में राय है कि इधर होना चाहिए। आप उनसे पूछिए, वो राय कहते हैं कि इसको फतवा कहते हैं, राय है ये। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ में जो टीम है जी और जो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होते हुए भी गुमराह कुन मालूमात दे रहे जी, ये मुजरिम है, ये मुजरिम है साहब। इतना बड़ा ये, हाँ जी जी। और देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि 5 साल सियासी तौर पर जी
आपकी रहनुमाई, आपके लिए आंदोलन, आपके लिए प्रोटेस्ट, आपके हकूक़ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेंगी। जी सारे जोखम के काम, रिस्क वाले काम, परेशानी वाले काम, उसके लिए जद्दोजहद इमाम पार्टी करेंगी। जी फ़िरका परस्तों के सामने आँख में आँख डाल के आपकी तर्जुमानी करेंगी, आपके लिए डंडे खाएंगी, केसेस लेंगी। जी और किस लिए करते कि भाई आप हमको ऑटो की शक्ल में इसका मुआवजा देंगे। और ऐसे टाइम पे अगर राय, अभी देखो राय की भी कितनी होड़ लगी हुई, जी तो लोग रायों को, मेरे को नहीं लगता लोग हकीकत पे जाएंगे, ज़मीनी सच्चाई पे जाएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। सर, कल अवैसी साहब का बयान भी बहुत वायरल हो रहा है। अभी साहब ने भी बयान में कहा है कि वे सज्जाद नुमानी साहब का अपना जो भी नज़रिया है वो उनकी अपनी सोच है, हमका एहतराम करते हैं, लेकिन मानना नहीं मानना अवाम के हाथ वही में। मैं कह रहा और लोग ये थोड़े लोग उसको ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैसी साहब सज्जाद नुमानी साहब के खिलाफ है या एमआईएम पार्टी के खिलाफ है। देखिए लोग तो अभी इस वक्त जो है ना दानिश्वर और ज़हीन नहीं हो गए, साइंटिस्ट हो गए, नुजूमी हो गए, दिलों का हाल जान ले रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ, फिर क्या कहेंगे लोगों के बारे में। सब कुछ समझता साहब, जी ये चंद सिक्कों का खेल है ये जो लोग अफवाह फैला रहे ना, जी इनके खिलाफ हो रहे, उनके खिलाफ हो रहे। यही वो लोग हैं, यही वो टोला है जिसने हमेशा मुस्लिम क़यादत को दफन करने की कोशिश की। लेकिन मुसलमानों का सियासी इत्तेहाद, जो कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जी जनाब असद अवीसी साहब ने जो एक उम्मीद की किरण जगाई है नौजवानों में, बुजुर्गों में, हमारी माँ बहनों में, जी ये इत्तेहादी सर चढ़ के बोलेगा और दोनों उम्मीदवार इंशाल्लाह औरंगाबाद से कामयाब होने। सर, एक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे एक मतलब पोस्ट ऐसी भी जो गर्दिश कर रही है। इससे पहले जब सज्जाद नुमानी साहब ने इम्तियाज़ अली साहब को समर्थन दिया था इससे पहले के चुनाव के अंदर, तो आप बड़े खुश थे, और आज कुछ हिकमत की अमली के साथ अगर फैसला कुछ अलग लिया गया तो आप नाराज़ हो रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला किसने बता, किसने नाराज़गी जाहिर किया, बताइए मेरे को। सोशल मीडिया देखो आप, सोशल मीडिया को छोड़ दो आप, एमआईएम के किसी जिम्मेदार ने कहा नाराज़गी जो जब हमारे सदर मोहतरम ने कह दिया, उसके आगे भी कुछ होता क्या। ये सोशल मीडिया के ये कौन लोग हैं फिर? ये आपके चाहने वालों में से होंगे ना, फॉलोवर बोलो, चाहने वालों, आपके कोई कार्यकर्ता चाहने बोलो। वालों में से नहीं, ये छिछोरे लोग हैं, ये माहौल को परागंदा करने वाले। आज देखिए ईस्ट के अंदर और सेंट्रल के अंदर कैसे कैसे उम्मीदवारों को खड़ा किया गया जिनको समाज के अंदर एक पैसे का स्थान नहीं है। ये लोग बड़ी शान से बड़े बड़े बुलंदबान दावे करें, जिन्होंने कभी किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, राशन कार्ड बनता का बनता है इनको मालूम नहीं, माँ बहनों की और बुजुर्गों की, नौजवानों की परेशानी क्या है जिनको मालूम नहीं। देखिए होड़ लगी हुई, मैं आपको कह रहा हूँ। जी देखिए आपने सबसे पहले देखा होगा, एक बात को मैं बड़े अदब के साथ रख देना चाहता हूँ जी कि ठीक है, मेरा अख्तियार है, मैं चाहता हूँ आपको टिकट मिल जाए, इसके लिए मैंने जितनी जद्दोजहद करना है कर लिया जी। लेकिन टिकट अगर आपको नहीं मिला और उसके बावजूद अगर किसी दूसरे के हक में गया तो फिर ये साजिश रचना गलत बात है। जी तो इस तरीके के खेल हमने बहुत देखे और इंशाल्लाह देखिए सियासत के अंदर इन बातों का कोई स्थान नहीं रहेगा जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर खेल खेल रहे हैं। जी इन बातों का कोई स्थान नहीं रहेगा। मज़हब और मिल्लत और कौम का इत्तेहाद जी और ये सियासी इत्तेहाद जिसने महाराष्ट्र की सियासी नई उम्मीद की किरण दिखाई, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तस्वुर कर सकता था क्या कि मुस्लिम चीन के आएगा? बल्कि जी मुश्किल था बहुत। ये काम अगर मुश्किल को अगर हल किसने करके दिखाया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करके दिखाई। एमएलए के वास्ते तरसते थे, ये भी काम अगर किसने दिखाया, आज आप ख्वाब देख रहे, दो चुन के आ जाना, क्यों देख रहे? ये आपकी आंखों को ख्वाब किसने दिखाया? सियासी। यही तो असद अवीसी साहब ने दिखाया, यही तो इम्तियाज़ जलील साहब ने दिखाया, यही तो सियासी क़ुव्वत और ताकत है हमारी। खुदारा इसको समझने की कोशिश करो, बस किसी का बैकवाम मत हो। सर, आज औरंगाबाद शहर में जो आपके मुखालिफिन है, कुछ ऐसा मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं, सियासी स्टेट से बात हो रही है। इससे पहले अकबरुद्दीन साहब के शायद 7-8 साल पहले की बात है, एक स्कूल का उन्होंने ज़मीन का उद्घाटन किया था। आज लोग कह रहे हैं कि खाजा साहब 5 साल निकाले, आमदार 5 साल निकाले, 10 साल का टाइम पीरियड निकलता, हर एक इमारत खड़ी कर नहीं पाते हैं, तो क्या है? कौन है सवाल करने वाले? साहब चल रहा है, साहब चल रहा कल डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब की सभा में उन्होंने बोले स्कूल का जिक्र किए। देखिए डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब कल हमारे सदर साहब ने उनको पूरा जवाब दे दिए। जी मेरा मुंह खुल जाएगा तो बात दूर तक चल देंगी। आप आपके स्कूल में किसी को 1 पैसे की मुरावत रायत देते नहीं, आपके कॉलेज में किसी पर रहमो करम करते नहीं, और जब अकबर अवीसी साहब खुद के सरफे से, खुद के जेब से, खुद मानजर से अपनी ज़मीन खरीद रहे हो, आपने कभी एक मुट्ठी सीमेंट दिए क्या? वहाँ सवाल करने खड़े हो गए, एक मुट्ठी सीमेंट दिए? साहब 10 साल बहुत होते हैं ना, 20 साल लगन दो जी। अगर आपका घर बनाना, आपको आपकी इमारत बनाना, तो मेरी को ज़बरदस्ती है कि आपके ऊपर, बताइए ना। लेकिन ये साहब बोलते मैं 500 करोड़ का मालिक है, 1000 करोड़ का मालिक है, तो मुंह को क्या मोच आ गया था? बोलना था ना 5 बैग सीमेंट के मैं देता, मत हों दो इतना लेट। खाली बातें करते, खाली कौम के फुगड़ में वोट होना, कौम ने तुमको जय जयकार करना।
बताइए ना मेरे को, अब ये नहीं, सवाल वो तो है, वो तो शहर में चर्चा मैं है। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं गलत नहीं, अब तो जनता अगर आपने ये बात आपने आपके जेब से अगर 2 एकड़ जमीन खरीदे, जी अगर आपके सरफे से आपको वहाँ स्कूल बनाना जी। है, तो मैं क्या आपका बॉस बन गया, क्या आपका जज बन गया, क्या आपका सरबरा बन गया, क्या बन गया नहीं, आपका? लोग ये कह रहे हैं साहब कि लोग- आमदर की ताकत होती है, खासदार की ताकत होती है। आमदार खासदार को छोड़ दो, आमदार खासदार का सवाल नहीं है, वो स्कूल बन रहा है अकबर अवैसी साहब, बेशक 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 है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अकबर अवैसी साहब क्या बॉस बन रहे क्या? क्या आप उनके मालक बन रहे? बात उसी ने करना, मालूम ना 10 साल से नहीं बन रहा, जी चलो ठीक है, क्या अड़चन है, कभी मालूम करने की कोशिश करेंगे लोगों ने? कभी अकबर अवैसी साहब को फोन लगाए? अभी तो इंटरनल बाजी था, आप ही बेहतर समझते साहब। नहीं, क्यों? लोगों को जब इल्जाम लगाना आता तो फिर हकीकत भी जानना ना। कौम की अगर इतनी फिक्र है जी तो मालूम करो ना। आज पढ़ाई कांकू कहा जा रही, वो अगर स्कूल चालू कर रहे तो मुफ्त में तालीम देने के वास्ते चालू करने वाले हैं। जी और जो स्कूल इदारे चला रहे ना, जरा पूछो वाला 10 रुपये फीस कम करते क्या वहाँ पे? पूछे ना जरा। अब ये भी मेरा एक सीधा सवाल है, आप जो कॉलेज है आपके पास में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन कौन से कॉलेज है आपके पास में, MBA DED BEd है, वहाँ तो गवर्नमेंट स्कीम भी आती है साहब, स्कॉलरशिप के बदले में एडमिशन होते हैं। जाओ कभी आप स्टूडेंट को भी लो, जाओ स्टूडेंट से मालूम करो बेचारे किस साल के अंदर पढ़े, कोई रियायत मिली क्या उनको? इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाइए आप, जी, जी। सारी सच्चाई खुल के रह जाएंगी, और ये जो चेहरे के ऊपर जो नकली नकाब है ना, वो भी उतर के रह जाएंगे। साहब एक पोस्ट मैं कल ही देखा हूँ शाम में इत्तेफाक से, मैं वहाँ पर एक पोस्ट किया ऐसी है कि सज्जाद नुमान साहब बैठे हुए कुर्सी पे पर, और इम्तियाज अली साहब बड़े अदब एहतराम से जो है तो उनके घुटनों पे हाथ रखकर बड़े अदब के साथ बैठे हुए हैं। उसके अंदर 2-4 लाइन है तो शायद मैं आपको भेज भी दूंगा। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब आप इतना एहतराम करते हैं, आप उनके एहतराम बात को मानते हैं, तो जब उन्होंने फैसला लिया है तो आप दस्तबरदार हो जाइए। ऐसा फिर फैसला ये चाहने वाला मतलब मुखालिफ जो भी है, किसको दस्तबरदार कर रहे हैं? 4 लाख वोट लिए हुए आदमी को दस्तबरदार करते? कौन अहमक है वो जिसको 4 लाख लोगों ने वोट दिया उसको दस्तबरदार करते? भाई नहीं, भाई और बहन क्या रहता है इसके अंदर, बताइए ना। नहीं पोस्ट वायरल अरे देखो, ये मंतक की बातें, ये सुपारी बहादुरा जो सोच रहे इन्होंने हट जाना, उन्होंने हट जाना, खतरे को समंदर हो जा बोलते हैं और समंदर को खतरा हो जा बोलते हैं क्या? ये कौन सी सियासत है आपकी? जी जब प्रोटेस्ट करने का टाइम आता ना अंसारी साहब, जब जोखम लेने का, रिस्क लेने का टाइम आता ना, या समाजवादी से खड़े हुए जी, एक केस नहीं है इनके ऊपर, 17 केस, 20 केस हम पे चले, बड़े बोले हमने बहुत काम करे, कौम का काम करे, कौम का काम करे तो कौम के वास्ते जमीन पे दिखना पड़ता। क्या है आपका काम, बताइए मेरे को। जी सुनिए, तस्लीमा नसरीन का केस हम पे, व्यापारियों का केस हम पे, रोड के लिए आंदोलन करे तो केस हम पे, वक्फ बोर्ड की जमीन बचा रहे तो केस हम पे, पानी के लिए लड़ रहे तो केस हम पे, कोविड के अंदर जाके लड़ रहे तो केस हम पे। तो केस हम पे तो फिर आप पे कितने डजन नजर खुला करो। अगर कौम और मिन्नत के लिए आपने जद्दोजहद करा तो बताओ। लेकिन कल डॉक्टर साहब का प्रोग्राम इत्तेफाक से मैं वहाँ मौजूद था, मैं प्रोग्राम कवर करा था। उन्होंने बात आपका वो रिकॉर्ड भी मेरे चैनल पे मौजूद है। उन्होंने कहा है कि मैं जहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई महाराष्ट्र में वाक़यात हुए, मैं अपने ज़ाती खर्चे से वहाँ पहुँचा, और उन्होंने 5-6 मिसाल भी दी। देखिए उनकी मिसाल उनके पास, आपके 4 कदम के ऊपर राम मंदिर के पास दंगल हुआ, आप वहाँ नहीं गए, कई को बात कर रहे, वहाँ नहीं गए, आज तक भी नहीं गए। और क्या कहा हमारी माँ बहनों को? मैं मौजूद था जब स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने, उस स्टेटमेंट के पीछे मैं मौजूद था। ऐसी बात जहन में लाते हैं हमारी माँ बहनों के बारे में, बोले तो फिर बुरा लग जाएगा। वह साहब उस टाइम तो आपके पदाधिकारी थे, मतलब बड़े जिम्मेदार शख्स थे, फिर आपने उस टाइम कुछ बोलना था, वजाती बयान जारी करना था। जेड मैंने और नासिर सिद्दीकी ने तभी बयान दिए हुए, तभी बाजू में हट के हमने बयान दे दिए हुए, तरदीदी बयान, तभी तुरंत उन्होंने इधर बयान दिए, हमने इधर बयान दे दिए। गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते अंसारी साहब हम। ठीक है, रुतबे में आप बहुत बड़े होंगे, आपका बहुत बड़ा होता होगा, लेकिन बात जब मुंह से गलत निकली तो तरदीद तो करना पड़ेगा, मजम्मत तो करना पड़ी। और आप कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के अंदर चले गए और वहाँ चले गए और वहाँ चले गए। हमने मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाने के वास्ते 10 बार आंदोलन, एजिटेशन चलाए, कहाँ थे आप? जी 4 कदम के ऊपर जो है तो दंगा हो गया, रात भर इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज खान, पूरे कारपेटर हाजी इसाक, लोगों ने ईंटों से मार के हकालने की कोशिश करे, इतनी बड़ी जाल पोल हुई। 4 कदम पे नहीं गए आप, 4 कदम पे नहीं गए आप। जब शाहगंज का दंगल हुआ, कहाँ थे आप? क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे? साहब आपके पार्टी में थे ना, जिम्मेदार थे ना, हो सकता है फिर आप उनकी तरफ से काम कर रहे होंगे। नहीं, हम तो करते, हम तो सड़क पे रहते, हम आपको ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। आपने अगर जिम्मेदारी ली है, आप जिम्मेदारी अगर नहीं निभा रहे तो हम तो निभाएंगे। जी हाँ, निभाए हमने। सर जैसा आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, देखिए ये जो बातें हैं ना, मैं आप साफ साफ कह दूं कि कुछ लोग हैं ना मेरे को इमाम का मुखालिफ समझते, लेकिन वो लोग ये पता नहीं है कि भाई ये बंदा ज़मीन के ऊपर जो चल रहा है उसको पेश करने की एक तल्ख हकीकत में कोशिश कर रहा है। कल उनके बयान में ये भी था कि खादा साहब का जो ऑफिस है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन के 500 रुपये किराया, उन्होंने शायद उसे प्रेस में बताए थे। तो बोले उसके ऊपर कुछ उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर वो मेरे को दिया जाए तो मैं इमामों को फ्री बना के दे दूँगा। हो गई ना बात आपकी? हाँ, हो गया। और रही वक्फ बोर्ड की ज़मीन,
जी। आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात करें तो गाज़िबाना कब्जा हुआ क्या उसके ऊपर? नहीं, वो तो गाज़िबाना कब्जा हुआ क्या? अगर गाज़िबाना कब्जा हुआ तो तुम्हारा उसको गलत मानेंगे। जब एक चीज़ रेगुलाइज, एक चीज़ का कागज़ बना हुआ है कानून तरीके से, वो तो है, कानून तरीके से आपने मेरे को लीज पे दिए, उसको लीज के लिए कई कानून है। अरे आप वो कहते ना कि मिठाई की दुकान पे जाके काय को फायदा दे रहे भैया, जेब के पैसे से खरीद के लो और उस पे दो। आपको अल्लाह ने इतना नवाजा, 5 एकड़ ज़मीन खरीदो, दो गरीबों को, दो गरीबों को, किस तरह होगा? अब अंसारी साहब बहुत सारी बातें नहीं भाई, देखिए जो मार्केट में चल रहा है कोई मैं तो पूछूंगा ना साहब। बिल्कुल पूछो, इंशाल्लाह हम भी बिल्कुल खुल के जवाब देंगे, खुल के जवाब देंगे। ये औरंगाबाद है, कई गैरों को सरों को बैठा के हमने छोटों को बड़ा कर दिया यहाँ पे, और बाद में वो हमको सिखाएंगे क्या? औरंगाबाद के लोगों ने अगर आप में काबिलियत देखी और आपके दिल को देखा तो तब आपकी मदद करी, आपको बड़ा बनाने की कोशिश की। हमको क्या मालूम था रंग ढंग ऐसे निकलेंगे। साहब अभी एक और जहन में बात आ गई, देखिए मेरे ख्याल से महफूज रहमान साहब का चैनल है शायद, उस पर ख्वाजा साहब ने एक इंटरव्यू दी 2-4 दिन पहले की बात, शायद आपने देखा होगा। वो उन्होंने एक दबे दबे अल्फाज से जो है तो कहा था कि भाई जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है या जो भी है, मैंने हिकमतन कहा था हमको कुछ यूटर्न लेना पड़ता हालात को देखते हुए। तो उसका इशारा मतलब ये था कि भाई देखो हम भी एहतराम करते हैं, मानते हैं, आपको गलत ना समझे। तो लोग आवाम में चर्चा है कि भाई आप खुल के क्यों नहीं बोलते? देखिए इम्तियाज़ जलील साहब है सैयदजादे जी, और सैयदजादों का शिजरा ही जाके बुजुर्गान दीन से मिलता है, ताबाइन से मिलता है, तबे ताबाइन से मिलता है, सज्जादों से मिलता है, सज्जादे नशीनों से मिलता है। जी, जितनी अजमत और जितनी एहतराम जितना हम समझ सकते हैं, कोई हमको समझाने की कोशिश मत करो। इम्तियाज़ जलील साहब ने न कभी किसी मुत्तकी परहेज़गार दीनी शख्सियत, न कोई किसी के बारे में आज तक मेरे हिसाब से एक लफ्ज़ गलत नहीं कहा। जी, एक लफ्ज़ गलत नहीं कहा। और जिस चीज़ को तोड़ मरोड़ के जो बाला नोच के जो बोलते हैं ना, वहाँ ऐसा बोल दिए, यहाँ ऐसा बोल दिए। अकबर अवैसी साहब को सबसे पहले अगर वहाँ पर बुजुर्गान दीन के पास किसी ने लेके गए जी, तो उनका नाम भी सैयद इम्तियाज़ जलील है। जी, वहाँ पे जाके दुरूद मजीद अगर किसी ने पेश किया शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के ऊपर, उनका नाम भी सैयद इम्तियाज़ जलील है। फिर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी चल के किसी ने दुरूद मजीद हमारे साथ पेश किया, उनका नाम भी सैयद इम्तियाज़ जलील है। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी चल के जिसने दुरूद मजीद पेश किया, उनका नाम भी सैयद इम्तियाज़ जलील है। हम गेसूदास बंदा नवाज़ पे गए थे, वहाँ भी दुरूद मजीद पेश। ये जितनी जगह मैं मौजूद था मैं वो नाम ले रहा हूँ। तो साहब भी वहाँ पर थे? हाँ, साहब के पीछे ही हम खड़े थे, साहब के साथ ही हम खड़े थे। जी, हाँ, अहमदाबाद के अंदर जो वहाँ की बड़ी दरगाह है, वहाँ पे गए थे। तो किसने कहा और किसको बहरे बुजुर्ग अल्लाह वली अल्लाह से बताइए मेरे को, कोई कर सकता है क्या? और सैयदजादे तो कभी नहीं कर सकते। लेकिन साहब वो जो बयान, जो मैं तो दोहराना नहीं चाहता और ठीक बात नहीं है, लेकिन वो बयान जो भी पता नहीं कौन से पसंद में कहा गया, क्यों कहा गया पता नहीं, लेकिन लोग तो उसको पकड़ के आज भी बैठे हैं। नहीं, वो रज़ाकारों के मुतालिक है, लोगों को सब समझता है, बाशऊर लोग, दूर अंदेश लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन मक्कर और अय्यार जो है जी, जिनको सियासी फ़ायदा निकालना है, उनको तो अगर आप फरिश्ता भी ला के खड़े कर देंगे तो बोलेंगे नहीं ये तो शैतान है। तो ऐसे लोगों के सवाल में कोई दम है ना, ऐसे लोगों के सवाल का हम जवाब भी देना चाहिए। तो बड़ी अजीब बात साहब, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है तो मतलब अफसर खान साहब, उन्होंने अपनी शुरुआत जो है तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से ज़ियारत करके की। तो फिर वो अमल कैसा है? वो तो वहाँ से शुरुआत कर बाज़ाब्ता, मैं वहाँ मौजूद था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़ाब्ता उन्होंने कि मैं अपने प्रचार की शुरुआत औरंगजेब रहमतुल्लाह के दरबार शरीफ यानी उनके मज़ार शरीफ से कर रहा हूँ। तो क्या करना? तो वो अमल कैसा है फिर? नहीं तो क्या करना? क्या करना बताओ, फिर उसको क्या कहेंगे? फिर उनसे पहले इम्तियाज़ जलील साहब जाके दुरूद मजीद पढ़ गया था, इसको क्या बोलेंगे? तो फिर ये विवाद क्यों उड़ रहा? फिर हमने सियासी फ़ायदा नहीं उठाया, हमने सियासी फ़ायदा नहीं उठाया। आप सवाल करे तो जवाब दे दिया, कौन सियासी फ़ायदा उठा रहे? अब हम फैसला कर लेंगे उनका, हम फैसला कर लेंगे उनका। फिर देखिए वो बयान का क्या? कौन से बयान का? जो आले गेले मेले, फिर वो बयान का क्या? वो रज़ाकारों के ताल्लुक से था, वो रज़ाकारों के ताल्लुक से था। मैं कहा ना, दूर अंदेश अगर वाकई में जो जिसकी नज़र बराबर है, जिसकी सियासी नज़र है, जो दूर अंदेश है, जो दानिशमंद है, वो बिल्कुल समझ जाएगा। और जिसको तुम्हारे सलाम में भी अगर गाली ढूंढना है तो फिर इनका जाना क्या, इनका आना क्या, इनका बोलना क्या और इनके जवाब देना क्या? ऐसा मैं एक बात क्लोजअप में पूछ रहा हूँ क्योंकि ऑन कैमरा चल रहा है, इन कैमरा, कि साहब जब ये विवाद उठा था, जाहिर सी बात है भाई आपको थोड़ी देर कैसे गलत फहमी हुई, आपने इम्तियाज़ साहब के ऑफिस पे बोले, घर पे आके बात करें साहब ये आपने कैसा बयान दिया, ये क्यों दिया? बोलिए, जब भी बात हुई थी हमारी, हुई थी खास तौर पर कहा कि मैं रज़ाकारों के ताल्लुक से कहा। आज भी हम कहे थे कि जो रज़ाकार थे जी बराबर है, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए जी, जिनको रज़ाकारी के अंदर जिनको मुल्क पसंद आया वो चले गए जी, जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है आप और हम यहाँ रह गए जी।
अब वो चले गए, वो मर गए, वो खप गए, अगर ऐसा मैं अगर आपको कह दूँ तो थोड़ा अच्छे अंदाज में अगर बोलते कि अगर वो जितने लोग बचे वो चले गए और जो बचे बेचारे वो दायरा फानी से कूच कर गए, ऐसा बोलना था क्या? अच्छा, प्योर उर्दू मतलब। तो ऐसा बोले तो अच्छा लगता था कि आपको कोई बात नहीं है। अरे साहब चलो आते हैं और वापस से उलमा दिल की तरफ। साहब अभी कल मैंने देखा व्हाट्सएप पे एक पता नहीं एक उलमा का ग्रुप है कुछ, उन्होंने जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब की मतलब जो तायद का ऐलान करे, पेपर में भी आया हो। अब सवाल ये साहब कि ठीक है हमने पार्टियों में जो है तो वो देखा, ग्रुपबाजी देखा, आवाम में देखा, आप में और हम में देखा, लेकिन ये अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं उलमा में ग्रुप अगर हो जा रहे हैं तो अब ये देखिए बड़ा मैं एहतियात ना तुल के बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं भी लपेटे में आ जाऊँगा। अभी मेरे सवाल का आप ही जवाब दे दे रहे, मैं पहले से कह रहा कि होड़ और कंपटीशन लगा हुआ है। नहीं मैं क्योंकि मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, मैं भी किसी को नहीं हूँ, लेकिन सवाल देखिए साहब, देखिए नहीं हम जो है ना ज़्यादा जो है तो संजीदगी और ज़्यादा हम जो है तो जज्बाती हो जा रहे इस मामले में जी। ये मौलाना भी जो अपनी राय दे रहे, जमहूरी बोल पे उनको भी अख्तियार है अपनी राय देने का। तो साहब ऐसे लग रहा है फिर ग्रुप में मौलानाओं में भी ग्रुपबाजी हो जा रही ये तो, क्योंकि वहाँ तो कभी मामला देखने में नहीं आया था। अब देखिए इसका बदल तो अल्लाह तबारक ताला के पास में से इनको बदल ले, तुम्हारे मैं इसमें क्या कर सकते, अब बोल के फंसते क्या कुछ इसमें? नहीं भाई, अरे नहीं भाई, बोल के फंसते क्या कुछ? अरे मैं भी, मैंने क्या कहा कि मैं बड़ा नौब तोल के बढ़ रहा हूँ, मैं भी लपेटे में नहीं आना चाहता। नहीं। लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ कि साहब इससे फिर मैं ये दरअसल ये सवाल पूछने का मकसद ये था, आपको नहीं लगता फिर इससे मुस्लिम वोटों का इंतशार होगा, बंटवारा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक ग्रुप उधर चल जाएगा, एक ग्रुप इधर चल जाएगा। देखिए पार्लियामेंट के इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसे वावाले उठे, अच्छा ऐसे मचाले उठे। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि मोदी को रोकना है इसलिए इंडिया अलायंस को वोट देना है? बोले थे नहीं बात? हाँ बिल्कुल बोले थे। कहाँ गए वो? लोगों ने सुने कि उनकी बात तो कुछ अभी बहुत आई थी, बड़े बड़े सूरमा आ गए थे सामने, सियासी सूरमा, कोई यूँ बोल रहा था, कोई त्यों बोलना था। कौम और मिल्लत ने 3.5 लाख वोट सिर्फ इम्तियाज़ जलील को दी जी, और वही अभी भी होने वाला है। आप कितना ही वावेला मचा लो, आप बिल्कुल तिल का पहाड़ कर लो, वोट तो इम्तियाज़ जलील और नासिर सिद्दीकी साहब के ही हक़ में मुसलमानों की जाने वाले। क्यों जी, उसकी वजह है कि कौम क्या भुगत रही है, कौम को मालूम है जी, नफरत कितनी बढ़ गई है, कौम को मालूम है जी, जात भेदभाव की राजनीति कितनी बढ़ गई है, कौम और मिल्लत को मालूम है। और उनसे अगर कोई टकरा रहा तो इम्तियाज़ जलील, नासिर सिद्दीकी, असद अवीसी साहब टकरा रहे, इमाम टकरा रही। जी। हम लोगों के दिलों की तर्जुमानी कर रहे, इसलिए बड़े हिम्मत और जुर्रत से हम कह रहे हैं कि पूरी कौम और मिल्लत हमारे वोट देंगे। साहब एक औरंगाबाद की बड़ी सियासी शख्सियत, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, ले लो। उन्होंने मुझे खास तौर से मुझे बोला है कि अगर इत्तेफाक से आपका इम्तियाज़ जलील साहब से साबिक़ा हो, आमना सामना हो, मतलब बातचीत के दौरान या किसी जिम्मेदार से, आप जैसे लोगों से एक सवाल दोहरा देना कि आमदार के आपको 5 साल मिले, खासदार के आपको 5 साल मिले, यानी गोया आपको 10 साल मुकम्मल हुए इक़्तिदार के कुर्सी के, तो साहब ये है कि नहीं जो रास्ते अरी छोड़ के पानी के, जो ऐसे कुछ 5 बड़े बुनियादी काम बता दीजिए जैसा दाड़ा साहब ने की थी, वो मतलब कांग्रेस की मतलब नज़रियात के हामी है, वो मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा 5 काम गिना दीजिए। अब ये इन कैमरा है, अब वो सवाल यूँ समझ लीजिए है। सबसे पहली बात, अगर आपने इम्तियाज़ जलील साहब को MLA चुना था जी, उसके बाद खासदार चुना था जी, मुख्यमंत्री चुना था क्या? नहीं ना, एक सेकंड, मुख्यमंत्री चुने थे नहीं, क्या? मिनिस्टर चुने थे क्या? नहीं। दाड़ा साहब की मिसाल आपने दी, 10 साल मिनिस्टर रहे वो, और 5 काम की आप बात कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब का सबसे बड़ा काम जो 40 से 50 हज़ार लोगों को घरकुल योजना के घर मिलेंगे, ये जो स्कीम ख़त्म हो गई थी, इसको अगर किसी ने जिंदा किया तो इम्तियाज़ जलील हाँ ये बात सही है, पेपरों में भी आया। IT पार्क, जी। जब MLA आप थे जी, आपने 3 IT पार्क पास कराए थे, आपने मंजूर कराए थे। मुंगटीवार साहब जब मिनिस्टर थे, जी, पूछे ये सेना और यूती के लोगों से क्यों नहीं लाए? कई लोग बेरोजगारों से रोजगार को लग जाते जी। थे। घाटी के अंदर के पूरे इक्विपमेंट जो नहीं थे, ये इम्तियाज़ जलील साहब ने ले गए। और सबसे बड़ा काम, छोड़ो जी ऐसे 50 काम गिना दूंगा मैं आपको इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या क्या किया, तो जी, 50 काम गिनाऊंगा जिससे कौम और मिल्लत को राहत दी। ये बड़ा 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा, दुर्गा प्रसाद का यहाँ पे हॉस्पिटल बनने वाला है, नेहरू भवन का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये सारे काम इम्तियाज़ जलील साहब के हाथ के किए हुए। जी। दूसरी चीज़, कैंसर हॉस्पिटल के लिए कितना बड़ा बजट होना, उसका एक पैकेज के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव मंजूर कराया हुआ है। जी, सबसे बड़ा काम इम्तियाज़ जलील साहब का, जी, सबसे बड़ा काम, जिसके अंदर उनके पर मुकदमा दाखिल हुआ था, हर्रफ़ा गुस्ताख़ रसूल तस्लीमा नसरीन को शहर से लात मार के हकाले। जी। क्या ये काम नहीं है क्या बड़ा? नहीं भैया, सियासी ताकत थी तो सियासी- ये ना। उसके बाद रिजर्वेशन के लिए औरंगाबाद से लेकर तुम मुंबई तक पूरा जल्लोश लेके चले जिसमें आप मौजूद थे। मैं भी था, बराबर। जी, बराबर है ना? जी, मैंने कवर एक किया। आमदार और एक खासदार जो विपक्ष बनेगा तो आंदोलन करके तुमको हक दिला सकता जी। है। उसके बाद अभी गुस्ताखी और रामगिरी महाराज ने जो हरकत किया, जी। उसके बाद नीतीश राणे और जो फैमिली जो हरकतें कर रही, जी, कोई कानून कायदे का उनको डर खौफ नहीं है। पूरी मास्टर की मुस्लिम कौम, मुस्लिम समाज ऐसा से कमतरी में आ गया कि इतनी भयानक, इतनी खतरनाक बात करने के बाद भी कानून की शिकंजे में नहीं आ रहे। यानी कि कानून का बोलबाला कहीं भी नहीं रहा, कानून का राज नहीं रहा।
जी। इस जहन के अंदर था कि नहीं था मुसलमानों था ना, आज भी है कहीं इम्तियाज जलील साहब ने 5 दिन का हुकूमत को वक्त दिया, जी। और जो बदतमीजी कर रहा, जो बदकलामी कर रहा, वो जाके मुख्यमंत्री के बगल में बैठता है एकनाथ शिंदे की, और एकनाथ शिंदे कहता है कि रामगिरी महाराज तुमसे केशाला मैं हाथ लावू देणार नहीं। अरे एकनाथ शिंदे, ना तो तब मुख्यमंत्री रहेंगे ना तेरी हस्ती रहेंगी दास्तानों में। ये मुख्यमंत्री हरगिज़ नहीं रहने वाला। अगर इनको किसी ने आंख में आंख डाल के चैलेंज करके अगर मुंबई तक अगर किसी ने हज़ारों लोगों को सड़क पे उतारा और ये प्रोटेस्ट और एक आंदोलन किया, था कोई मेघालय महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील के अलावा? कितने काम गिनाऊं? सर मैं आपके मतदार संघ उसके बाद में ईद उल जुहा के वक्त जी आप मौजूद थे। जी जी, क्या आलम था? वो तो खौफ का आलम था। जब तक आपके पीछे सियासी क़ुव्वत, सियासी ताकतें रहेंगी, कितने मायूस थे आप? था ना, एहसास कितने परेशान थे? कौन आया? ये आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो फिल्में डायलॉग मार के वोट मांगने देख रहे, आए थे क्या चौखम के टाइम पे? ये बोले मैं मामले लिंचिंग को गया था, 4 कदम पे पुलिस स्टेशन था, आए थे क्या? अब खासदार साहब चले गए तो कोई कोई बोलेंगे अपने पार्टी का बंदा है वहाँ पर। ऐसा क्या था? फिर पार्टी का बंदा जो कर रहा करन दो ना, फिर सर को ना बाजू। मतलब जनरल बात बोला मैं भी तो सियासी बात कर रहा ना। जी जी, और वही बंदा जो काम कर रहा सामने आएगा तो आप कैसा जी जी, आगे खड़ा होगा साइकिल लेके? अरे अबू आसिम साहब को तो शर्म है तो कुछ रही नहीं उनको। इससे पहले आपको उनका स्टेटमेंट निकाल के देख लो, क्या कहा उन्होंने? जो लोगों को मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम लीडर चाहिए वो लोग पाकिस्तान चले जाए। उनका बयान है। हाँ, अबू आसिम साहब का बयान है, इनके कैमरा बोल रहा हूँ मैं आपको। ऐसी जहन रखने वाले लोगों को क्या मुस्लिम समाज वोट देगा क्या? और समाजवादी पार्टी के पास में तो 150 आमदार हैं जी, समाजवादी पार्टी के पास में 37 खासदार हैं, 10 उनके पास में राज्यसभा के मेंबर हैं, और तुम्हारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी जिसने तुमको सत्ताओं तक पहुंचाया हमेशा, आजम खान साहब जी जो बानी है जवाहरलाल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, जी, पूरी फैमिली तबाह कर दिया उसको सागर गोटे ने। जी, ये समाजवादी पार्टी अपनी रीढ़ की हड्डी जिसने हमेशा तुमको तख्तो ताज पिराया, तुम उसको नहीं बचा सके। तुम यहाँ के किसी को जीतेंगे क्या? यहाँ पर ना उनका एक कॉर्पोरेटर है, ना उनका संगठन है, ना उनका बात करने वाले कोई 2 लोग हैं। बताओ मेरे को, ये बैसाखी के ऊपर लटकती हुई साइकिल ये 2 कदम भी नहीं चलने वाली है। सर मैं आप ही के मतदार संघ में, खासदार साहब के मतदार संघ के हम कवर कर रहे हैं, आप ही घूम रहे हैं, कुछ एक सवाल ये भी बोल पे आता है, काफ़ी लोग पता नहीं, मुझे लोग कहते हैं कि भाई आप पूछ लेना, आप पूछ लेना। मैंने कहा साहब आप फोन करके पूछ लीजिए ना, आप चले जाइए, मुझे को निशान पे रख रहे हैं आप। मैं पूछने में क्या हो जाता? पूछो। नहीं, सवाल ये है कि भाई 10 साल के अंदर हमारे औरंगाबाद 2-3 खबरस्तान की जरूरत थी। एक मेरे ख्याल से अपने नारेगांव की तरफ का है, हसू तरफ है, वहाँ के लोग आज भी परेशान हैं। कम से कम खबरस्तान दिला देते, कम से कम आखिरी सफ़र आसान हो जाता। एक ये, और पूरे औरंगाबाद शहर में ऐसा कोई शादी खाना बताइए कि जहाँ गरीब हो, एक जैसा दरड़ा साहब ने, मैं दरड़ा साहब की तारीफ भी कर रहा हूँ, लोगों ने कहा है दरड़ा साहब के काम को गिनाया है। दरड़ा साहब ने कौन सा शादी खाना बनाया? अपने यहाँ पर अपने बारी कॉलोनी की तरफ शादी खाना बनाया? आज तक मेरे को नहीं मालूम। उनका निधि से बना बोलते फंड है, वहाँ के लोगों का कहना है। झूठी बात है, सारी झूठी बातें कौन कर रहा है? गलत बात है, बयानबाजियाँ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं भी तहकीकात करूँगा। बिल्कुल तहकीकात करो। ये शादी खाने वादी खाने कुछ बने हुए नहीं है। ठीक है, तो कदम खासदार साहब ने बना लेना था। खबर देखिए, अगर दरड़ा साहब बनाते जी तो वो हुकूमत का हिस्सा थे, वो मिनिस्टर थे जी, इख्तियारात फुल आपके हाथ में रहते जी। हम एक आमदार चुन रहे और उससे उम्मीद मुख्यमंत्री की रख रहे, हम एक खासदार चुन रहे और उम्मीद उससे जो तो कैबिनेट मिनिस्टर की रख रहे। अब साहब तो सुनिए ना साहब, उम्मीद तो आपसे अपने उससे रहती ना साहब। देखिए सब बिल्कुल रखनी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन कौन सी उम्मीद रखेंगे आप? मेरे को एक बात बताइए ना, जो मिनिस्टर की उम्मीद आप एमएलए से रख सकते और मुख्यमंत्री की उम्मीद आप आमदार से रख सकते क्या? बोलिए ना। डेवलपमेंट के काम थे ना साहब, ये तो डेवलपमेंट के काम के अंदर कहाँ कम पड़ रहा है? कौन सी ऐसी डेवलपमेंट की आवाज़ है? ये मैं जो बनाया अभी वो तो छोड़ दीजिए, वो तो हो रहा है। ये मेरी बात सुनिए, सबसे अहम और सबसे ख़ास बात ये है कि सियासी क़ुव्वत, सियासी ताकत आपके पास होना ज़रूरी है जी, उससे आपके 1000 काम होते जी। अब तुम बोले कुतुब मीनार क्यों नहीं बनाए? नहीं ताजमहल बनाना तो मकबरा बना लेना था जी। तो ये सब मंतक वाली बात है, ये बातों में कोई दम नहीं। सियासी क़ुव्वत की बदौलत आप उनसे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं जी। आप स्कॉलरशिप के फ़ायदे उठाइए, आप इज्तिमाई तौर पे फ़ायदे उठाइए, लोन के फ़ायदे उठाइए, कारोबार के लिए उठाइए, रोज़गार के उठाइए, ये सारे फ़ायदे उठाइए ना आप, जो उनके हक़ में और बस में होते वो करें और करते। सर आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा तल सवाल है ये कि जब इतने लोग खड़े रहेंगे और हर कोई आदमी अपनी एक छोटी बड़ी ताकत रखता है साहब, हम किसी को कम हाँक नहीं सकते। जब छोटी बड़ी ताकत रखता है तो एक बड़ा वोट बैंक लेने की ताकत भी रखता है। जब वोट बैंक लेने की ताकत रख रहा है तो जाहिर सी बात वोट का इंतजार हो रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? देखिए साहब, ये सवाल है शहर में गूंज रहा है। अब जवाब ले लो आप, और पूरी बेबाकी के साथ अब इसका जवाब ले लो। तल्ख हकीकत है, कड़वा लग जाएगा बहुत लोगों को। जो मैं सुनिए, आप कितने उम्मीदवार खड़े मुस्लिम इधर से? अब छोटे बड़े में काफ़ी है साहब, 15 से 16 खड़े हुए जी। हाँ जी। अंसारी साहब, अगर वाकई में मैं ईमान वाला और मुसलमान है जी,
और आप भी ईमान वाले और मुसलमान हैं, जो खड़े रहने वालों से मैं मुखातिब है, अच्छा, उनसे मुखातिब है, हाँ जी, हाँ। उनको बोलना, अपने दिल पे हाथ रख के बोला कि तुमको किसने खड़े करा। नहीं बोलेंगे, पूछूंगा मैं, हाँ। नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, आपका काम आसान कर दे रहा हूँ। जी। गारखेड़े के पास के फ्लैट से बीजेपी की गाड़ी के अंदर आके उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। खुदा गवाह है, मैं एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला। सबूत देख सकते हैं आप टाइम आए? बिल्कुल मिल जाएगा। बच्चे का नाम बोलता मैं, जाओ उनके पास में, क्लिप तक मौजूद है। क्या बात, गलत नहीं बोलूँगा। मैं क्या बोल रहा, मैं हाजिर नाजिर रख के बात कर रहा, किसी पे इल्ज़ाम क्यों रखाऊँ? जी जी। मत करो खुदा रहे धंधे, मत करो ये धंधे, कौम और मिल्लत को गुमराही में मत डालो। जो लोग खड़े, एक समझ और सियासी काम बताऊँगा, ठीक है? कुछ लोग खड़े, कोई बोलता है भाई मैंने घर भेज के पिटीशन लगाया, कुछ मैंने ये करा, मैंने वो करा, तुम्हारे हमारे बात समझ में आती जी। ये 15 लोगों से तो पूछो, तुमने क्या समझ का काम करे, तुमने क्या सियासी काम करे, क्या कौम और मिल्लत के, अरे पड़ोसी के भी काम आए क्या तुम? जी। कौन सी ताकत है जो उनको वहाँ लेके जा रही, कौन सी ताकत है जो इनसे फॉर्म भरा रही, और कौन सी ताकत है इनका प्रचार करे, और फिर कहते हैं संविधान ने हमको हक दिया, बाबा साहब ने हमको हक दिया। ये बोले ना, ठीक है साहब, अगर साहब बाबा साहब ने हक दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया जब कौम और मिल्लत पे परेशान रहती तो तेरे हक कहाँ जाते हैं? यहाँ भी तो हक है ना। सवाल ये साहब, 15-16 चौधरी, 15-16 में 5-6 उम्मीदवार तो ऐसे जो वाकई अपना दमखम रखते साहब, तो फिर हमारा तो वोट कहने के मुतासर हो रहा है हमारा। देखो दमखम रखने वाले लोग जीत रहे क्या? चलो आप बोलो मेरे। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं बता, आप नहीं बता सकते आप ऐसे कितने नहीं, सुनिए, देख सब समझता, आपको हमको सियासी तौर पे सब समझता, कौन कितने पानी में है, सबको मालूम है कि इम्तियाज जलील साहब की सियासी ताकत क्या है, आरिफ हुसैन की सियासी ताकत क्या है, आपकी सियासी ताकत क्या है, इनकी सियासी ताकत क्या है। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? अंदाजे तो लग सकते ना। हाँ, ख्याल सारे हो सकती है, लेकिन सही हो ये भी तो मुमकिन नहीं। सही काय को होंगे जो तुम्हारा मैं नजूमी थोड़ी है जी, लेकिन ख्याल सारी तो हो सकती है, हो सकती। देखिए लोगों ने आज तक उन्हीं लोगों को खातिर मिला के वोट दिया है जिन्होंने समाज के काम किए जी, जिन्होंने सियासी काम करे, जो लोगों के दुख दर्द में आए, जिन्होंने लोगों के लिए आंदोलन करे, जिन्होंने लोगों के लिए प्रोटेस्ट करे। मरहूम हमारा अजीम बेचारा खड़ा रहता था, प्रोटेस्ट किया उन्हें, हक था उसको, कभी एक गिलास बुरा बोले क्या पुण्य उसको? वो लोग वोट देंगे नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन किया ना काम। हाँ, किया, कहीं तो किया, करता था ना। हाँ। ये दूसरे कहाँ हैं बागड़ बिल्ले? बताइए ना मेरे को। सिर्फ माहौल को माहौल को ख़राब करके ये कौम को नुकसान पहुँचाने वाला काम। आखिरी में सवाल साहब के कुछ आपके चाहने वाले कह सकते हैं, ये कट्टर रहते हैं ना समर्थक, वो कह सकते हैं व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या चल रहा है, एक अच्छे अंदाज से क्या अपील करना चाहेंगे कि माहौल ख़राब ना हो? एक आखिरी से देखिए, सबसे पहली बात जो आपने सवाल नहीं की, जो करना चाहिए था कि मेरी ही अपनी फेसबुक की आईडी। हाँ, वो तो सवाल, हाँ सॉरी मैं जैसे निकल गया। हाँ, मैं वो न्यूज़ कल कवर किया साहब, मैं सोचा मैंने कवर किया तो कोई बात नहीं। तो वो बात कहाँ तक पहुँची? देखिए, उस बात के अंदर बात ऐसी है दरअसल कि ये घटिया हरकत जी, अब कितने उलमाए दीन के हमदर्द कितना वावेला मचा रहे। हाँ, मचा रहे। हमारे मुंह से कभी एक लफ्ज़ गलत नहीं निकला तो हमको मुजरिम ठहराने की कोशिश कर रहे जी। अरे मुजरिम पकड़ के दिया ना मैंने आपको, ये FIR की कॉपी मेरे पास मौजूद। मेरी फेसबुक की आईडी का लोगो निकाल के जी नीचे मौलाना साहब की फ़ोटो को लगाया गया, हाँ, और उसके साथ बदतमीजी की गई, हाँ, वो गलत लफ्ज़ लिखे गए। बराबर है। मैंने जाके इनके ऊपर FIR दाखिल करा जी। खुकड़पुरे के रहने वाले शेरों को पुलिस ने अरेस्ट करके लेके आया जी। ये शख्स कई ग्रुपों में डालते बैठा हुआ था जी, क्या हासिल कर रहा था अल्लाह को मालूम। बाद में इस शख्स को छुड़ाने के लिए वंचित आघाड़ी के जिम्मेदार लोग आए जी, वंचित आघाड़ी के मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ जी, छुड़ाने को मैं मौजूद था पुलिस स्टेशन में जी। उसके बाद में अदीबा ग्रुप रहमानिया कॉलोनी का, अच्छा, जो साइकिल वालों का काम कर रहा है, बहुत बड़ा मवाली छोकरा गुंडा है, कहते हो बहुत बड़ा दादा है। अब देखिए कानून से कितना बड़ा दादा है वो फरार है, पुलिस उसको ढूंढ रही है जी, तो ये धंधे कराए जा रहे नौजवान बच्चों के हाथ से अपनी सियासी तस्कीन के लिए जी। अब इनसे सवाल अगर होगा तो हमको कोई पता नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, बगल झाँकने वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हारे पास में पैसे दिया तो कौम और मिल्लत की राहत के अंदर लगाओ, नौजवानों के मुस्तकबिल को गर्क मत करो। कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं मौलाना साहब की, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कल चैन की सांस नहीं बैठा जब तक मैंने पूरा मेरा मुकम्मल काम नहीं करा। तो लाओ मतलब डालो इनको, अरे इनकी छोड़ो, मैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब तो छोड़ो, अगर मेरे किसी भी उलमाए दिन के बारे में करते तो मैं इतनी हिम्मत और जरूरत से उठता था। तो हमारे पास मन को एहतराम है जी, और ठीक है, नहीं गैर मजहब के भी अगर कोई मजहबी पेशवा होता जी, और अगर कोई ऐसी हितगजत करता तो ये किसी को हक नहीं ये करने का, क्यों कर रहे हरकत जी। और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई तुमने ये करे तो क्या शहर के अंदर कर तुम दंगल गड़ाते क्या, जी, फसाद कराते क्या? ये लोग है समाज के कैंसर, इनका इलाज समाज को करना बहुत जरूरी है। सर एक सवाल और, सवाल जहन में बात खत्म होती है, सवाल जहन में आ गया जो फेसबुक से व्हाट्सअप मुताल्लिक़ है कि लोग कह रहे हैं कि वे इम्तियाज़ साहब कितने इमोशनल मतलब कर रहे हैं। एक तरफ जो है तो मुसलमानों को औरंगाबाद बोल रहे हैं यार, हिंदू वोट हासिल करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर लिख रहे हैं।
मेरी बात कहाँ तक सही है बात? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, किसी को इमोशनल करने की जरूरत नहीं। इम्तियाज़ जलील साहब को पहले लोगों ने आमदार बनाया, कोई इमोशनल नहीं करे थे। अच्छा इम्तियाज़ जलील साहब को 4 लाख वोट दे के लोगों ने खासदार बनाए, कोई इमोशनल की बात नहीं थी जी। लेकिन अगर मैं मेरी वालदा के मुतालिक अगर कोई बात करता हूँ तो क्या इमोशनल है, क्या सियासी कार्ड है क्या? नहीं, वो औरंगाबाद था, संभाजी नगर का मामला चल रहा था। औरंगाबाद संभाजी नगर की लड़ाई लड़ने वाला अगर मर्द मुजाहिद को है तो इम्तियाज़ जलील से बड़ा कौन है? मेरे को बताइए, आप बताइए कौन है? तो उन पे आरोप लग रहे हैं कि अरे आरोप लगाने वालों को छोड़ो जी, क्या ऐसा औकात है? आरोप लगाने वाले लोग वो होना चाहिए जो आंदोलन में आए, जिन्होंने औरंगाबाद नाम के लिए कुछ करे। छुप के बैठने वाले ये बुजदिला ये बातें करेंगे कि सवाल करेंगे क्या? अगर उनकी बातों को हमको खातिर में लाते। सर सवाल मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं कि इससे पहले मैं पूछा था कि ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे कि जिसको लेके आवाम आपकी तरफ आकर्षित हो या आपकी तरफ आए, जैसा पहले आई थी, एक जोश में, वलवले में? देखिए, शहर औरंगाबाद की आवाम को सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि आपके लिए जो रास्ते आज सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं ओल्ड सिटी के अंदर जी, ये मजलिस के देने इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत के अंदर जी, बराबर है। जो राहतें आपको दिए हैं, जो सियासी काम आपके हैं, जो आज जो लोड शेडिंग नहीं हो रही है, ये इम्तियाज़ साहब की क़यादत में हमने धरने आंदोलन किए थे, उसी का नतीजा है कि लोड शेडिंग उस दिन से आज तक बंद है। जी, आज रास्ते जो दुरुस्त दिख रहे, गड्ढे बंद हो गए पूरे, गड्ढे 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 कितनी चीखें मारते थे, जी, जी, गड्ढे बंद हो गए। ये पूरे आंदोलन हमने किए। तो देखिए, सियासी काम जो गवर्नमेंट से कराने के होते हैं, सरकार से कराने के होते हैं, ये MIM पार्टी कराती है। और इस इलेक्शन के अंदर जो आप कह रहे हैं कि मुद्दे, हाँ मुद्दे, देखिए, महाराष्ट्र के लोगों ने सबसे पहले आघाड़ी सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार को इतनी शिद्दत से उखाड़ के फेंकना, इसको शून्य पर ला के टेकना, क्यों? तो ये महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के खिलाफ, ये महाराष्ट्र की तरक्की के खिलाफ। देखिए, बड़े बड़े जो एयरबस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जी, जो महाराष्ट्र में लगने वाला था, जी, ये प्रोजेक्ट भरूच और सूरत को चले गया, जी, यानी कि गुजरात को गया। उसी तरीक़े से एक बड़ी कंपनी, ऐसे 7 से 8 फैक्ट्रीज थे जो बड़े बड़े यहाँ लग रहे थे, जी, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ये सारे जो है तो बीजेपी राज्य सेंटर वालों ने लेके गुजरात को चले गए, यानी कि महाराष्ट्र का सत्यानाश कर दिया। महाराष्ट्र के नौजवानों से पूरा रोजगार छीन लिए। नौजवानों, मेरी तुमसे अदबन गुजारिश है कि किसी समाज का रहो, एक वोट मत डालो बीजेपी को। ये महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के दुश्मन, ये नौजवानों के रोजगार के दुश्मन। और अभी मैनिफेस्टो निकालिए आप जी, बीजेपी का, जी, अब कह रहे हैं कि लाडली बहनों को 15,000 के हम 2,000 कर देंगे जी, हम 25 लाख जो है तो हर महीने में नौकरी देंगे जी। ये रोजगार उठा के गुजरात को देने वाले ये देंगे क्या झूठे? बताइए, मेरे को सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ जी। इन मुद्दों के ऊपर हमारी लड़ाई होने वाली है कि रोजगार भी मिलना चाहिए, महिलाओं को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, विशेष करके मुस्लिम समाज की लड़के और लड़कियों को डिमांड ड्रीड स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। हमारे ये मुद्दे हैं अहम। और ये नफरतें जो पैदा है हिंदू मुसलमान की, इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। सर, एक सवाल बीच में टोक रहा हूँ आपको, आपने रास्ते की बात किया, इसमें कमेंट्स आएंगे साहब, ये तो महाविकास आघाड़ी का फंड था, ये तो महानगर पालिका का फंड था, तो उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर महानगर पालिका का फंड था और अगर ये विकास आघाड़ी का फंड था तो कला जिसमें होती, जो फंड ला के ज़मीन पे काम उतारता, ये उसके सिर पे सहरा जाता है। अच्छा, ये नादान लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, अच्छा, उनकी अकल में इजाफा करने के लिए कह रहा हूँ। अब कारपोरेटर जितने बनते हैं जी, तो कारपोरेशन से काम कराते हैं, तो क्या खुद का कपाट खोल के ला के नहीं कराते हैं? वहाँ जो बजट फाइनलाइज होता है तो महीने में कौन कौन से काम कराना है उसको मंजूर कराते हैं जी। अब अगर आपको अगर ABCD नहीं मालूम है तो फिर अब भैंस के सामने बीज बजा के कोई फ़ायदा नहीं।